नमस्कार, आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। आर्यावर्त कार्यक्रम हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर हेमंत कुमार से, जो पारस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं, एसोसिएट कंसल्टेंट हैं किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में, और इनसे बात करेंगे हम डायलिसिस के विभिन्न मुद्दों पर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्ते। डॉक्टर साहब, किडनी मरीजों के लिए जीवन दान के लिए डायलिसिस सबसे मतलब अच्छा है, तो हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस है क्या, इसके बारे में बताइए, और दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, तो जो डायलिसिस होता है उसमें दो प्रकार के डायलिसिस होता है। एक तो हीमोडायलिसिस है, जहाँ पे खून शरीर से बाहर निकालते हैं और वो मशीन के थ्रू जाता है और ये फिल्टर होके इसमें वापस चले जाता है। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस, जहाँ पे पेट के अंदर पानी लगाते हैं और ये पानी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर हो जाता है। जो टॉक्सिन से शरीर में वो उस पानी में आ जाता है और उस पानी को हम निकालते हैं। तो जो हीमोडायलिसिस होता है उसमें फिल्टर की यूज़ होता है, जिसको हम डायलाइज़र कहते हैं, जो हॉलो फाइबर्स के तरह होते हैं, जहाँ पे हॉलो फाइबर्स होते हैं और उसके अराउंड डायलिसिट या डायलिसिस फ्लूइड उसके अराउंड चलता है और खून जो हॉलो फाइबर्स के अंदर से चलता है। तो जो मरीज से खून लिया जाता है वो मतलब जैसे खून निकलता है तो वो ये हॉलो फाइबर्स के अंदर से जाते हैं और उसके अराउंड ये डायलिसेट होता है और इन दोनों के बीच एक्सचेंज होता है। जो मरीज के शरीर में जो ज़्यादा है, जैसे पोटेशियम ज़्यादा होगा, एसिड ज़्यादा होगा, ये सारे फिल्टर होके वो डायलिसेट में चले जाता है। और डायलिसेट में जो है वो होता है बाइकार्बोनेट, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, वो डायलिसेट से मरीज के शरीर के अंदर आ जाता है। ये ब्लड और ये जो डायलिसेट है दोनों मिक्स नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में होते हैं। इनके बीच सिर्फ एक्सचेंज होता है। ये जो मरीज में कम है वो डायलिसेट से आता है और मरीज में जो ज़्यादा है वो डायलिसेट के तरफ चले जाता है और वेस्ट होकर डिस्कार्ड हो जाता है। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो भी इसी तरह के है, जहाँ पे डायलिसेट को हम पेट के अंदर ट्यूब के रास्ते लगा देते हैं और इसमें पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो होता है, हमारा पेट के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस होता है। जो ब्लड वेसल्स होते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, वो ब्लड वेसल के थ्रू ये चीज़ें एक्सचेंज हो जाती है और वो इस फ्लूइड में आ जाता है। जो अननेसेसरी सब्सटेंस है वो फ्लूइड में आ जाता है और वो फ्लूइड को हम बाहर निकाला जाता है। अभी बात कर रहे थे डायलिसिस की, तो डायलिसिस करने की प्रक्रिया कब शुरू किया था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? अच्छा, डायलिसिस को शुरू करने के लिए दो तरह के वजह होते हैं। एक तो एक्यूट किडनी इंजरी होता है और दूसरा क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होता है। तो एक्यूट किडनी इंजरी मतलब जो तत्काल में हुआ है किडनी की प्रॉब्लम, जो 3 महीने के अंदर जो किडनी किसी का प्रॉब्लम में आ गया तो उसको हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। अगर किसी की किडनी की प्रॉब्लम 3 महीने से ऊपर से चल रहा है तो उसको हम क्रॉनिक किडनी डिसीज़ कहते हैं। तो एक्यूट किडनी इंजरी में और क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में डायलिसिस शुरू करने के लिए कुछ बहुत अर्जेंट इंडिकेशंस होते हैं। वो है एक तो यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस मतलब किडनी खराब होने की वजह से हार्ट के ऊपर दिक्कत होती है तो उसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। जो पेरिकार्डियम होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। दूसरा है यूरेमिक इंसेफेलोपैथी। अगर किसी इंसान को किडनी की वजह से होश की अवस्था में दिक्कत आती है या मिर्गी की दौरा आता है या बेहोश हो जाता है या कुछ उल्टे सीधे बात करता है, तो ऐसे अगर सिर्फ किडनी की वजह से होश होता है तो इसको हम यूरेमिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। उसमें भी डायलिसिस करने की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा होता है यूरेमिक ब्लीडिंग, मतलब खून जब मतलब जो किडनी किसी का ख़राब हो जाता है तो खून को रोकने की क्षमता बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने की रिस्क रहता है। अगर ऐसे ब्लीडिंग होता है, वो हो सकता है पेट में ब्लीडिंग हो या नाक से ब्लीडिंग हो, कहीं से ब्लीडिंग हो, तो उसमें भी डायलिसिस करने की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरी और चौथी चीज़ ये होती है कि अगर किसी का पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है खून में और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट से, दवाइयों से अगर ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसमें भी डायलिसिस करने की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर किसी का बॉडी में ब्लड में तेजाब बढ़ा हुआ है या एसिड बढ़ा हुआ है, पेट के एसिड नहीं, ब्लड में अगर किसी का एसिड बढ़ा हुआ है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उससे ठीक नहीं हो पा रहा है, मतलब दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो भी डायलिसिस करने की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट, अगर किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा है, मतलब उसको हम फ्लूइड ओवरलोड कहते हैं, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है शरीर में और वो जो दवाइयों के लिए दवाइयों के ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहा है तो भी डायलिसिस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब आती है सवाल कि
अगर कोई क्रिएटिनिन लेवल पे हमें डायलिसिस करना है, कोई यूरिया लेवल पे डायलिसिस करना है, या कोई पेशाब के मात्रा को देख के हमें डायलिसिस करना है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट इंडिकेशन नहीं है कि हमें इसी क्रिएटिनिन पे डायलिसिस करना है, इसी पेशाब कम होने के इतना पेशाब कम हो गया हमें डायलिसिस करना है, ऐसे कुछ है नहीं है। बट ये है कि अगर यूरिया 250 से ऊपर है तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो मैंने बताया वो होने के चांस बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे ही अगर क्रिएटिनिन भी बहुत ज़्यादा है तो भी ऐसे चीज़ें होने की रिस्क रहता है, तो हमें डायलिसिस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और दूसरी बात, जब क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में अगर किसी को भूख बहुत कम लगता है, बहुत दिनों से उल्टी आने का मन हो रहा है, या उल्टी आ जाता है, या बहुत थकावट है, कुछ करने का मन ही नहीं है, उठने का मन नहीं है, ऐसे कुछ हो रहा है और ये सब क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से है, तो उस टाइम भी हमें डायलिसिस करना चाहिए। बिकॉज डायलिसिस करने से ये सारी चीज़ें बेटर होती है और खाना पीना भी बेटर हो जाता है और पेशेंट का न्यूट्रिशन भी बेटर हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया डायलिसिस की दो प्रक्रिया है, दो मतलब तो एक हेमोडायलिसिस में खून को कैसे निकाला जाता है, और ये जो डायलिसिस एक्सेस क्या होता है? अच्छा, खून जो हीमोडायलिसिस होता है उसमें शरीर से खून बाहर आता है और मशीन के थ्रू जाता है, ये पहले मैंने बताया था। तो खून निकालने के लिए एक्यूट डायलिसिस और जो क्रॉनिक डायलिसिस मैंने बताया था, तो एक्यूट डायलिसिस में खून को निकालने के लिए हम टेम्परेरी मेजर्स यूज़ करते हैं। तो हम यूजुअली गर्दन में पाइप लगाते हैं या पैर में पाइप लगाते हैं। जो पैर में हम पाइप लगाते हैं उसको हम कहते हैं फेमोरल टेम्परेरी कैथीटर, और जो गर्दन में लगाते हैं उसको हम कहते हैं जुगुलर टेम्परेरी कैथीटर। तो जो जुगुलर, ये तकरीबन जो पेन के रिफ़िल होता है अप्रॉक्सीमेटली इस साइज़ का होता है। तो उसमें हम जब पैर में फेमोरल में लगाते हैं तो इसको हम ज़्यादा दिन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हम 3 से 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और वो जो गर्दन में लगाते हैं उसको हम 4 से 6 हफ्ते के बीच में यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं, मतलब आज मैंने लगा दिया तो अभी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। बट ये प्रक्रिया जो होती है, ये दोनों फेमोरल और जुगुलर डायलिसिस कैथेटर होता है, वो तो एक्यूट के लिए है, मतलब किसी को तत्काल में किडनी की प्रॉब्लम हुआ है और वो आगे जाके ठीक होने वाला है, तो उस टाइम हम ये चीज़ों को यूज़ करते हैं। और जो हम दूसरा होता है, जो परमानेंट डायलिसिस एक्सेस होता है, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज इसका किडनी सही होने वाला है और आगे जाके इसको कोई एक्सेस, मतलब जो खून निकालने की कोई ज़रूरत तो पड़ेगा नहीं डायलिसिस के लिए, तो हम ये इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब आती है सवाल क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में क्या करना है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में हमें एक्सेस को परमानेंटली हमें चाहिए कि बिकॉज इसका डायलिसिस लंबे समय के लिए चलेगा, या जब तक इसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा तब तक चलेगा, या इसका जब तक उम्र है तब तक डायलिसिस चलेगा, तो उसमें हमें परमानेंट एक्सेस की ज़रूरत है। तो परमानेंट एक्सेस होता है एक तो एवी फिस्टुला और दूसरा होता है एवी ग्राफ्ट। तो एवी फिस्टुला क्या होता है, उसमें हम 2 खून की नाड़ियों को जोड़ देते हैं। वो होता है एक आर्टरी और वेन। आर्टरी तो लाल खून की नाड़ी होती है जो ब्लड को हार्ट से बाकी पार्ट तक लेके जाता है, और नीली खून की नाड़ी होती है जो बाकी पार्ट से हार्ट की तरफ वापस लेके जाता है। वो इन दोनों नाड़ियों को हम जोड़ देते हैं। उसका जगह होता है, एक तो हाथ में लगाते हैं या कहीं और भी लगा सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली प्रिफर्डली हाथ में लगाते हैं। तो वो कौन सी हाथ में लगाते हैं? वो लगाते हैं जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, जो मतलब वो एक राइट साइड की यूजुअली हम हाथ को यूज़ करते हैं लिखने के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो यूजुअली हम लेफ़्ट साइड में वो फिस्टुला को बनाते हैं। तो उसका मोस्ट कॉमन साइट होता है रिस्ट में और दूसरी साइट होता है एल्बो जॉइंट में। तो ये दोनों जगहों में ये दोनों नाड़ियों को जोड़ देते हैं। इसमें कोई प्लास्टिक के ट्यूब या कुछ इन चीज़ों की यूज़ होता नहीं है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फिस्टुला को मैं आज बनाता हूँ तो इसको हम 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो कोई क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का मरीज़ है जो क्रैश होकर लैंड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत से लैंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी भर के लैंड हो जाता है, तो या उसका बहुत ज़्यादा पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो हम उस टाइम इमरजेंसी डायलिसिस करने के लिए हमें गर्दन में या पैर में पाइप लगानी पड़ती है। तो उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो फिस्टुला अपना काम जब शुरू करेगा तो हम जो गर्दन के पाइप या पैर के पाइप है उसको निकाल देंगे, तो 4-6 हफ्ते बाद फिस्टुला से डायलिसिस कर सकते हैं। सर, हेमोडायलिसिस करते हुए मरीजों को क्या समस्या आ सकती है? तो हीमोडायलिसिस करते हुए, वैसे हीमोडायलिसिस करते हुए समस्या जो मोस्ट कॉमन होती है वो एक तो ये जो एक्सेस की वजह से एक हो सकती है और दूसरा डायलिसिस के प्रक्रिया से हो सकती है। तो एक्सेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो फिस्टुला में जो है, फिस्टुला में हो सकता है कि फिस्टुला में कुछ जो लाल नाड़ी खून को लेके आ रहा है तो उसमें खून की फ्लो कम हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि फिस्टुला बंद हो जाए।
या दूसरा ये जिसको हम प्राइमरी फेल्यूर कहते हैं, मतलब फिस्टुला को हम यूज़ करने से पहले ही वो बंद हो गया। तो बिकॉज इसमें बेसिकली ये होता है जो शुगर के मरीज होते हैं या जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होता है उनकी ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तो वो उसमें शायद हो सकता है कि खून की फ्लो कम है। जब खून की फ्लो कम रहता है तो वो फिस्टुला को फीड नहीं कर पाता है, तो वो हो सकता है बंद, या मतलब बंद हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि जो नीली नाड़ी वापस लेके खून को हार्ट की तरफ जा रहा है उसमें कोई ब्लॉकेज हो, तो उसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। वैसे अब अगर थ्रोम्बोसिस हाथ में हो जाता है तो उसको नॉर्मल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अगर वो अंदर जो हार्ट के नज़दीक वाले नीली नाड़ियों में होता है तो उसको सेंट्रल वीनस ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये दोनों से फिस्टुला बंद हो सकता है, या ये दोनों से फिस्टुला की जो रिटर्न, मतलब जब हम खून को वापस भेजते हैं डायलिसिस में तो उसमें दिक्कतें आ सकती है और हाथ सूज सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब आती है कॉम्प्लिकेशन जो कैथीटर से हो, मतलब जो कैथीटर्स हम गर्दन में या पैर में लगाते हैं उससे कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। वो ये है कि उसमें इन्फेक्शन होने की चांस बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू फिस्टुला। बिकॉज फिस्टुला में क्या है कि फिस्टुला में कोई प्लास्टिक की चीज़ यूज़ नहीं होती है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें हैं नहीं, वो नेचुरल चीज़ है, तो उसमें कोई इन्फेक्शन होने की रिस्क नहीं रहता है। लेकिन ये जो गर्दन की पाइप लगाते हैं वो प्लास्टिक की चीज़ होती है, उसमें बैक्टीरिया बैठ सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो वैसे भी ये जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं उसमें ब्लॉकेज भी हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। अब डायलिसिस के प्रक्रिया से क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? डायलिसिस करते हुए किसी को बीपी कम हो सकता है, किसी का बीपी बढ़ सकता है, या किसी को नाड़ चढ़ सकती है जिसको हम क्रैम्प्स कहते हैं, या किसी को उल्टी आ सकता है, कोई सर दर्द हो सकता है, या कोई डायलाइज़र से रिएक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सारे चीज़ों को अगर कोई आपके कोई डॉक्टर है जो देख रहा है ये प्रोसेस को, या नर्स है जो इसको कैटर कर रहे हैं, तो अगर वो अच्छी तरह से आपके सिम्टम्स को मॉनिटर करते हैं तो ये सारे चीज़ों को हम रोक पाएंगे। ऐसे नहीं कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी सभी को होगा, थोड़ा सारे प्रोसीजर में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन होता ही है, तो ये सिंपल कॉम्प्लिकेशन है। एक और कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। अगर कोई डायलिसिस ठीक तरह से नहीं कर पाता है, मतलब वो डायलिसिस हफ्ते में एक ही बार करा रहा है या कभी कभी करा रहा है, तो उसमें हम जब डायलिसिस करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं, तो क्रिएटिन, यूरिया, ये सब एकदम कम हो जाता है। तो एकदम कम होने की वजह से भी उसमें उसके शरीर के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होती है जिसको हम डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कहते हैं। तो अगर रेगुलरली कोई डायलिसिस रख रहा है, अपने मेडिकेशंस को अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रहा है, ये सारे चीज़ें, नमक ज़्यादा नहीं खा रहा है, ये सारे प्रिकॉशन लेते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क कम हो जाता है। अच्छा, आपने बताया कि जो किडनी के मरीज है वो ज़िंदगी देने के लिए डायलिसिस से आ सकता है, तो जब एक बार शुरू हो जाए तो उससे ज़िंदगी ताउम्र जब तक जीवित है उसको डायलिसिस से ही बचाया जा सकता है? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज सारे मरीजों का ये सवाल होती है कि क्या एक बार डायलिसिस शुरू हो जाता है तो क्या बार बार डायलिसिस होते रहेगा? तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया था, एक तो होता है एक्यूट किडनी इंजरी, मतलब किडनी तत्काल में प्रॉब्लम में हुआ तो वो ठीक होने वाला है। ऐसे मरीजों में डायलिसिस जब तक किडनी खराब रहती है तब तक हम करेंगे, वो हम यूरिन आउटपुट और बाकी चीज़ों को मॉनिटर करते हुए डिसाइड करेंगे कि ये कब तक करना है। बट जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के मरीज होते हैं उनको डायलिसिस, मैंने पहले ही बताया आपको कि डायलिसिस शुरू करने की क्या क्या वजह होती है, डायलिसिस हम क्यों शुरू करते हैं। तो ये सिम्टम्स तब आते हैं जब हमारा किडनी इतना ख़राब हो जाता है कि वो बॉडी के सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर पाता, इसलिए इतने सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो तब हम डायलिसिस को रोकेंगे तो ऐसे हो सकता है कि ये सिम्टम, बिकॉज देखिए जो हमारा किडनी होता है उसका काम अभी मशीन कर रहा है, तो जब ये किडनी हमारा काम नहीं कर रहा है और हम डायलिसिस भी ठीक तरह से नहीं कराएंगे, हम सोचेंगे कि डायलिसिस से कुछ मतलब दिक्कत हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे करके हम सोच के डायलिसिस भी नहीं कराएंगे, तो जो टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ेंगे वो तो ठीक होगा नहीं, बिकॉज वैसे भी किडनी काम नहीं कर रहा है और मशीन के थ्रू डायलिसिस भी कोई करा नहीं रहा। तो उस समय में हमें ये सोचना है कि जो हमारा किडनी है वो तो मशीन ही है, तो डायलिसिस बंद करने का कोई सवाल नहीं उठता है, बिकॉज इसका जो खुद का किडनी है वो ख़राब है, तो इसलिए डायलिसिस ज़िंदगी भर रखनी पड़ती है। या दूसरा ऑप्शन है कि रीनल ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, मतलब किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, तब हम डायलिसिस बंद कर सकते हैं, बिकॉज किडनी ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो किडनी अपना शुरू हो जाएगा और डायलिसिस को हम बंद कर सकते हैं। ये है।
पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे किया जाता है और इसमें मरीज को क्या सावधानी बरतनी होती है? तो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है कि पेट में एक यूजुअली ट्यूब डाला जाता है। जैसे मैंने कहा था कि हीमोडायलिसिस में हमें एक्सेस चाहिए, वैसे ही पेरिटोनियल डायलिसिस में एक पेट में एक ट्यूब डाला जाता है जिसको पीडी कैथेटर कहते हैं। वो पीडी कैथेटर प्लास्टिक की ट्यूब होती है और उसमें प्लास्टिक की ट्यूब होती है पीडी कैथेटर, और ये प्लास्टिक के ट्यूब से पानी अंदर लिया जाता है और ये दिया जाता है और ये पानी पेट में रहेगा। ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज हो जाएगा ये पानी, और जो खून में जो टॉक्सिन्स है वो एक्सचेंज हो जाएगा, इस पानी में आ जाएगा और वो पानी को हम बाहर निकाला जाता है। ये पेरिटोनियल डायलिसिस में पानी को यूजुअली साइकिल्स होता है, उसमें ये पानी में ग्लूकोज होता है जो ऑस्मोटिक एजेंट होता है, जो पानी शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको खींचने की काम करता है। और उसमें बाकी चीज़ें भी होती है, जैसे कोई अल्कली होगा जो बाइकार्बोनेट हो गया, बाकी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें होती है जो मरीज़ में कम होता है वो मरीज़ के ब्लड में चले जाता है, और मरीज़ में जो ज़्यादा होता है वो मरीज़ के ब्लड से वापस आ जाता है। तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहा है उसमें रिस्क होता है कि पेरिटोनियल इन्फेक्शन होने का, जिसको हम कहते हैं पीडी पेरिटोनाइटिस। तो उसमें क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस हॉस्पिटल में नहीं होता है, वो घर में होता है, घर में खुद को करना होता है, और ये पेशेंट के अटेंडेंट्स या पेशेंट को खुद कर सकता है इस प्रोसीजर को। तो उसमें हमें अपने हाथ को साफ़ रखना चाहिए, या हो सकता है कि ग्लव्स की यूज़ करना चाहिए, और वो जो पीडी कैथेटर होता है उसको अच्छी तरह से बेटाडीन से साफ़ करके रखना चाहिए। और ये सावधानी बरतने से पेरिटोनियल डायलिसिस के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो पीडी पेरिटोनाइटिस कहते हैं, उसके चांस कम हो जाता है। तो ये जो पीडी चलेगा, इसमें यूजुअली जो पानी डालते हैं इसके कॉन्सेंट्रेशन होता है ग्लूकोज का 1.5%, 2.5%, 4.25%, या इकोडेक्सिन करके एक और चीज़ आती है जो 7% का होता है। इसको पेट में लगाते हैं, यूजुअली हम 3 से 6 घंटे तक रखते हैं, लेकिन इकोडेक्सिन को रात को लगाते हैं हम 8 या 10 घंटे या 6 घंटे तक, और उसके बाद निकाल देते हैं। ऐसे प्रोसीजर चलेगा दिन में 3 या 4 बार या 5 बार, वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि कितने बार करना है, कैसे करना है, बट ये प्रोसीजर डेली चलेगा। और ऐसे नहीं कि हम इसको एक दिन छोड़ के करेंगे या हम इसको 2 ही बार करेंगे, ऐसे नहीं है। हीमोडायलिसिस के कंपेयर हीमोडायलिसिस तो हफ्ते में 3 बार करना चाहिए, इसको हम डेली करना चाहिए। आपके पास कोई पेशेंट आता है तो वो पूछता है, तो क्या आप हेमोडायलिसिस की सुझाव देते हैं या पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में? तो पेशेंट आता है तो हमें पहले ये समझना होगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस की क्या एडवांटेजेस है, मतलब उसके लाभ क्या है और उसके नुकसान क्या होता है। मतलब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो कौन सी अच्छा है वो पेशेंट को डिसाइड करना होता है। बट मेजर तरीके से ये है कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस के एडवांटेज होते हैं वो ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो उसको घर में ही डायलिसिस कर सकता है वो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, या कई लोगों को बहुत काम होता है तो वो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए नहीं जा पाएंगे हीमोडायलिसिस के लिए, तो पेरिटोनियल डायलिसिस घर में खुद कर सकते हैं। और हीमोडायलिसिस में हम मशीन को बांधे रहेंगे 4 घंटे के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हम पानी लगाते हुए हो सकता है 15-20 मिनट लगेगा, उसके बाद हम फ्री हैं, और पानी निकालने के लिए और 15-20 मिनट लगेगा, उसके बाद हम फ्री हैं। तो ये मोबिलिटी जो होता है, मतलब आदमी चल सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, उसका कोई काम है ऑफिस में भी ये खुद कर सकता है, तो ये है। और दूसरी बात है कि अगर वो कहीं जाना चाहता है तो जो हीमोडायलिसिस होता है तो उसको अगर कोई गांव में जाना है जहाँ कोई डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं है तो उसको उधर जाके हीमोडायलिसिस के सेंटर को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ से डायलिसिस हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में वो खुद अपने सामान साथ में लेके जा सकता है, और जहाँ भी वो जा रहा है तो खुद ये चीज़ें कर सकता है। अब आती है बाकी कुछ एडवांटेजेस की। जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है वो स्लो प्रोसीजर होता है, वो धीरे धीरे चलता है, उसमें हम धीरे धीरे पानी निकाल, बिकॉज हम डेली कर रहे हैं उसको, दिन में 3-4 बार कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो पानी धीरे धीरे ही निकलेगा, तो और सोल्यूट्स भी धीरे धीरे निकलेगा। जब ऐसे होता है, जब ये चीज़ें धीरे धीरे चलती है तो, लेकिन हीमोडायलिसिस में हम हफ्ते में 3 बार करते हैं, 4 घंटे के लिए करते हैं। जब ऐसे करते हैं तो हम 4 घंटे में सारे चीज़ों को करनी पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी निकालना पड़ता है, सॉल्यूट्स एकदम शिफ्ट हो जाते हैं, यूरिया क्रिएटिन सब निकल जाता है। ऐसे करते हुए पेरिटोनियल डायलिसिस में जो
बीपी कम होने का चांस और नाड़ चढ़ने का चांस, जो क्रैम्प होने का चांस, ये सब हीमोडायलिसिस के कंपेयर कम है। अब ये भी देखा गया है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में खून कम, मतलब एनीमिया होने की रिस्क भी कम है। और ये भी देखा गया है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में कुछ जो मतलब हेपेरिन जो यूज़ होता है, तो हीमोडायलिसिस में हेपरिन यूज़ हो जाता है बिकॉज हमें ये खून के जो हीमोडायलिसिस के जो सेट होता है वो उसमें खून जमने की रिस्क रहता है, बिकॉज जब भी खून प्लास्टिक को एक्सपोज हो जाता है तो खून जमने की रिस्क रहता है, इसलिए हम खून ना जमे इसलिए हम हेपरिन की यूज़ करते हैं। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में कोई खून बाहर ही नहीं आ रहा है तो खून मतलब हेपरिन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही पेरिटोनियल डायलिसिस में डेली हमें प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। हीमोडायलिसिस में फिस्टुला है, फिस्टुला को सुई लगानी पड़ती है डेली, जब भी आ रहा है वो डायलिसिस करने के लिए तब हर बार सुई लगानी पड़ती है। तो ये काम नहीं है पेरिटोनियल डायलिसिस में, कोई सुई लगाने की काम नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में कोई ब्लड से, अब हीमोडायलिसिस में ब्लड तो बाहर चीज़ों के लिए एक्सपोज हो रहा है तो कई बार वायरल इन्फेक्शन होने की रिस्क रहता है, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, HIV हो गया, या कोई और वायरस की आने की रिस्क रहता है। वैसे भी बहुत कम होता है बट हाँ हो सकता है थोड़ा रिस्क है जो वायरल इन्फेक्शन आने का, वो रिस्क पेरिटोनियल डायलिसिस में नहीं होता है। तो बिकॉज उसमें ब्लड कोई बाहर नहीं आ रहा है तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस में ये जो वायरल इन्फेक्शन होने का रिस्क कम रहता है। अब आते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के हीमोडायलिसिस कंपेयर क्या नुकसान होता है, मतलब उसका डिसएडवांटेज क्या है। एक तो है कि पेरिटोनियल डायलिसिस को खुद करनी पड़ती है, उसमें कोई डॉक्टर या नर्स आपको मॉनिटर नहीं करेगा, और होते होते पेशेंट ये हो जाता है कि मैं डॉक्टर के सलाह के बिना ही चलता हूँ। तो जब डॉक्टर मतलब जो स्टाफ होते हैं उनके सलाह के बिना जब चलता है तो हो सकता है कि कुछ गलत चल रहा होगा या कुछ ऐसे मतलब जो मॉनिटरिंग जब नहीं होती है, जैसे हीमोडायलिसिस में हर बार बीपी मॉनिटर होता है, पेशेंट के जो कंप्लेंट होता है उसको पूछा जाता है, कोई मेडिकेशन उसका चेंज किया जाता है, बट उधर ऐसे नहीं है। तो पेशेंट हॉस्पिटल में कम आता है तो उसकी शायद हो सकता है कि डायलिसिस ठीक तरह से नहीं चल रहा हो जो उसको पता नहीं चल रहा है। अब आती है कि जब पेरिटोनियल डायलिसिस होता है तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारे स्लो प्रोसीजर होता है, मतलब जो पानी निकलता है, सॉल्यूट्स निकलता है, ये सब धीरे धीरे होता है। तो जब ऐसा होता है तो अगर कोई सांस चढ़ के आता है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम बढ़ के आता है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस में इसका ट्रीटमेंट मतलब मुश्किल से होता है, बिकॉज पेरिटोनियल डायलिसिस में धीरे धीरे होता है तो उसमें पानी भी धीरे ही निकलता है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ है, तो वो निकलने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अब आती है पेरिटोनियल डायलिसिस में, मैंने पहले कहा था वो जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है उसमें ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन, मतलब उसमें ग्लूकोज शुगर को यूज़ करते हैं, बिकॉज शुगर एक ऑस्मोटिक एजेंट है जो पानी को अपनी तरफ खींचता है, और पानी को खींचने की वजह से जो शरीर में पानी है वो पानी में जो डायलिसेट पानी में आ जाता है। तो जब शुगर उसमें ज़्यादा होता है, वो शुगर थोड़ा अब्जॉर्ब भी होता है हमारे शरीर के अंदर भी, वो थोड़ा ग्लूकोज चले जाता है। जब वो ग्लूकोज चले जाता है तो अगर किसी को पहले से डायबिटीज़ है तो उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, बिकॉज उसमें शुगर भी जा रहा है तो और उसको इंसुलिन ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ती है। और जब शुगर अंदर चले जाता है तो उसमें मोटापे होने की ज़्यादा रिस्क रहता है। तो अब एक और प्रॉब्लम यह है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब शरीर से कितना पानी निकालना चाहिए। जैसे डायलिसिस में हम पानी को सेट करते हैं कि हमें 2.5 लीटर निकालना है, 2 लीटर निकालना है, 3 लीटर निकालना है, जितना पानी बड़ा है उतना निकालने का हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें इतना निकालना चाहिए। बट ये पेरिटोनियल डायलिसिस में वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत तो हम उसके ऊपर काबू रख सकते हैं, बट ये पूरा हमारे अंडर नहीं होता है कि हम कितना पानी उधर से निकल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पेरिटोनियल डायलिसिस मतलब जब चलते चलते क्या होता है कि डायलिसिस जो हीमोडायलिसिस के फिल्टर होता है वो हर बार चेंज होता है, या कोई लोग 5-6 बार के बाद चेंज करते हैं, तो ऐसे चेंज होता है। बट जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो एक ही रहेगा, मतलब ज़िंदगी भर के लिए वो एक ही मेम्ब्रेन है। तो ऐसे में जब हम पेट के अंदर पानी लगाते हैं, ये पानी में काफ़ी हाई मात्रा में ग्लूकोज होती है, उससे कोई टॉक्सिन्स भी निकलता है, वो पेट के मेम्ब्रेन को धीरे धीरे ख़राब करता है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो वैसे में समय के चलते चलते मतलब 5 साल 6 साल के बाद पेरिटोनियल डायलिसिस की एफिकेसी जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वो हीमोडायलिसिस में वैसे वाले प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये दोनों हीमोडायलिसिस और पेट्रोडायलिसिस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसके आधार पर पेशेंट को चूज़ करना है कि उसको क्या पसंद है, उसको हॉस्पिटल में आना पसंद है या उसको घर में रहना पसंद है, उधर से पेट से करना, खुद से करना पसंद है, या डॉक्टर और नर्स की निगरानी में डायलिसिस करवाना पसंद है। ये सारे पेशेंट को खुद को डिसाइड करना होता है कि क्या करना है। वैसे अगर पूछेंगे कि डायलिसिस पहले क्या करना है, हीमोडायलिसिस करना है, पेरिटोनियल डायलिसिस करना है, तो मैं ये कहूँगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस की एफिकेसी जो होती है इनिशियल पीरियड्स में, जब किसी को डायलिसिस शुरू कर रहे हैं तब उसकी एफिकेसी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे टाइम चलता है तो वो हीमोडायलिसिस में शिफ्ट हो सकता है। बट लेकिन हीमोडायलिसिस कोई पहले से कर रहा है तो उससे पेरिटोनियल डायलिसिस में शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई चाहता है कि मैं दोनों डायलिसिस की मोडालिटीज़ को देख लूँ, समझ लूँ, तो पहले उसको पेरिटोनियल डायलिसिस में होना चाहिए, और जैसे जैसे वक्त निकलते जाएगा, जैसे जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेगा, तो वो हीमोडायलिसिस में शिफ्ट हो सकता है। अब आपने इसमें प्रक्रिया बताया तो दोनों में खर्चा कितना आता है? तो दोनों की खर्चा ऑलमोस्ट इक्वल है, बिकॉज जो ऑलमोस्ट अब देखिए डायलिसिस की खर्चा तकरीबन एक सेशन के लिए 3000 तक होगा। तो 3000 को वो आप 3000 या कई बार 2500 2000 में भी हो जाता है। तो ये हमें डायलिसिस करना चाहिए, प्रॉपर जो तरीका होता है वो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होना चाहिए, और वो लगातार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो आज मैं 3 बार करा दिया, मैं कुछ टाइम के बाद मैं 2 बार कराऊंगा, फिर मैं 1 बार कराऊंगा, ऐसे करने से दिक्कतें बढ़ेगी। तो वैसे में हम एक खर्चा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन महीने में कुछ तकरीबन 35 से 40 हज़ार तक का खर्चा हीमोडायलिसिस में भी रहेगा, और वही खर्चा पेरिटोनियल डायलिसिस में भी रहेगा। बट पेरिटोनियल डायलिसिस में एक और मॉडलिटी है जिसको हम ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, एपीडी। जो पहले मैंने बताया था वो सीएपीडी था। सीएपीडी में खुद को पानी को लगाना होता है और खुद एक्सचेंज करना होता है। लेकिन जो एपीडी होता है उसमें मशीन पानी को अंदर लगा देता है और मशीन ही पानी को बाहर निकाल देता है। ये उन लोग करते हैं जिनको सुबह में फ्री रहना चाहिए और सिर्फ रात में डायलिसिस करना चाहिए, वो लोग ये प्रोसीजर को प्रेफर करते हैं। उसमें साइक्लर जो ये मशीन जो होता है, जो पानी को अंदर लेता है और बाहर लगा देता है, उसकी खर्चा भी ऐड हो जाएगा। उसकी खर्चा तकरीबन 1-1.5 लाख का होगा, तो वो भी ऐड हो जाता है। अदरवाइज़ जो दोनों प्रोसीजर का है, जो पेरिटोनियल डायलिसिस में हमें एक तो पाइप लगा दिया, उसके बाद तो पीडी बैग्स को खरीदना होता है। पीडी बैग्स मतलब दिन में हमें 3 या 4 पीडी बैग की ज़रूरत होती है और डेली हमें करना होता है। तो खर्चा ऑलमोस्ट हीमोडायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस का इक्वल रहता है। एक जो डायलिसिस करा रहा मरीज कितने समय तक जीवित रह सकता है इसका? तो जो डायलिसिस करा रहा है वो अभी हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि ये इसका लाइफ स्पैन इतना ही है, इसका मतलब ये इतने साल के बाद मरेगा, ये बताना मुश्किल है। बट जो स्टैटिस्टिक्स में ये देखा गया है कि उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है उस स्टैटिस्टिक्स में, बिकॉज जो पेशेंट्स आते हैं डायलिसिस के लिए वो ज़्यादातर लोग बुढ़ापे में रहते हैं, उनका एज 60 से ऊपर रहता है। जो ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं या जिनको डोनर नहीं है, जिनका उम्र ज़्यादा हो गया, ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता है, वैसे वाले मरीज़ ज़्यादा होते हैं डायलिसिस में। लेकिन जो यंग एज वाले भी डायलिसिस होते हैं, जिनके पास डोनर नहीं है या जिनके पास डिसीज डोनर मतलब जो ब्रेन डेड डोनर मिल नहीं रहा, वेटिंग लिस्ट में है, ऐसे मरीज़ भी डायलिसिस में रहते हैं। तो जब हम सर्वाइवल की बात करते हैं, मतलब कितने सालों तक जिएगा, तो इसमें थोड़ा सा बायस हो जाएगा। जब हम ट्रांसप्लांटेशन और डायलिसिस के बारे में कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बायस हो जाएगा, बिकॉज ट्रांसप्लांटेशन यूजुअली यंग एज के मरीज़ में ज़्यादा होता है और डायलिसिस ज़्यादातर ओल्ड एज के मरीज़ में होता है। हाँ, जो ये सेट ऑफ पेशेंट्स है डायलिसिस में, उनमें ये देखा गया है कि डायलिसिस में कोई 5 साल तक है तो उसमें तकरीबन 40-45% के लोग, अगर 100 लोग डायलिसिस हो रहा है तो 5 साल के बाद तकरीबन 40-45% के लोग मर जाते हैं। मतलब 100 में 40-45 मर जाएंगे और 50-55 रह जाएंगे। अगर हम आगे और देखेंगे कि 10 साल में इसका क्या होगा, 10 साल में तकरीबन 30-35 लोग बचे रहेंगे और बाकी जो 65-70% लोग मर जाएंगे। लेकिन ये जो है, ये उनमें जो डेथ रेट होता है वो उनमें ज़्यादा होता है जिनको डायबिटीज़ है, जिनको अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई ब्रेन में प्रॉब्लम हो, या
जिनका उम्र बहुत ज़्यादा हो, जैसे 70 साल से ऊपर हो, ये मरीजों में ये जो डेथ रेट होता है वो डेथ होने की ज़्यादा चांस रहता है। डायलिसिस द्वारा किडनी मरीजों को जिंदगी दिया जा सकता है, बहुत ही अधिक से संभावना है। और इस डायलिसिस के बारे में विभिन्न जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हेमंत पाल। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम आए आपके इसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।